हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों हम लोग जो है कल के क्लास में कृषि ज्योग्राफी जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे, सस्य गहनता तक पढ़ाई कर चुके थे। उसके बाद कितने प्रकार की कृषि होती है ये सब भी जो है हम लोग कल की क्लास में पढ़ाई कर चुके थे। तो अगेन आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन में। तो दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को 2021 एग्जाम की सभी पेपर की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। तो हम लोग जो है अभी फिलहाल ज्योग्राफी चैप्टर को देख रहे थे और ये हमारा ज्योग्राफी चैप्टर का पार्ट 3 चल रहा है, जिसमें हम लोग दोस्तों हम लोग पार्ट 2 को देख रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है कृषि। क्या चैप्टर है? कृषि है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सारी इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और सभी पेपर के नोट्स पाने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग स्क्रीन पर है 9572222339। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ भी प्रदान किया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप में लिंक नहीं है तो हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा या आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो आज का क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप लोग अभी तक क्लास को अटेंड किए हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक अटेंड करें, क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट अपना एग्जाम 2021 में देने वाले हैं। तो आज सभी स्टूडेंट जो है क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक अटेंड करेंगे, बीच में कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो है सबसे पहले क्लास में देखेंगे वो है कृषि के प्रकार। हम लोग क्लास में क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग कृषि के प्रकार आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को अभी बताऊंगा, आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर आपके कोई दोस्त अभी तक हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे मैसेज करके ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का क्लास आप लोगों को एग्जाम में ज्योग्राफी से 5 नंबर की संभावना है कि वो दिला सकता है अगर इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्लास में आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि सभी टॉपिक जो आज जितने भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कृषि के प्रकार देख रहे हैं। तो कृषि जो दोस्तों है ये आदिकाल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। कृषि क्या है? कृषि जो हमारा आदिकाल से किया जाने वाला एक आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में दोस्तों पाए जाने वाले विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। और यहाँ जो है कृषि 3 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से की जाती है। पहला प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा गहन जीविका कृषि और तीसरा हमारा वाणिज्यिक कृषि। हम इस तीनों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। प्रारंभिक जीविका कृषि किसको बोलते हैं, गहन जीविका कृषि किसको कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि किसको कहते हैं। लेकिन हम लोग आपको शॉर्ट में समझा देते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसको हम लोग अपने जीवन के भरण पोषण के लिए करते हैं, इसको हम लोग जो है आपको क्या कहते हैं, प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। उसके गहन जीविका कृषि क्या कहते हैं? इसमें तो दोस्तों जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो है और उसे थोड़ा सा अधिक उपजाई जाती है गहन में। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि में होती है कि हम उसको व्यापार के लिए कृषि को अपनाते हैं, उसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो हम तीनों की परिभाषा एक एक करके समझते हैं कि पहले प्रारंभिक जीविका कृषि को हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि हम लोग किसको बोलेंगे। तो प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है टॉपिक हमारा? प्रारंभिक जीविका कृषि किसको कहते हैं। आप लोग मेरे एक एक पॉइंट को एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोगों से अगर इस सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम लोग प्रारंभिक जीविका कृषि को देख रहे हैं और हम लोग प्रारंभिक जीविका कृषि को पहले पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक जीविका कृषि जो दोस्तों हमारा ये अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। कैसे? प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। कौन दोस्तों? प्रारंभिक जीविका कृषि। और इसमें जो दोस्तों खेती जो की जाती है वो एक परंपरागत तरीके से की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? प्रारंभिक जीविका कृषि की जो खेती है ये एक परंपरागत तरीके से भूमि पर की जाती है। किस तरीके से? परंपरागत तरीके से की जाती है। इसमें दोस्तों जो है लकड़ी का हल उपयोग किया जाता है, कुदाल एवं खुरपी का उपयोग करके
इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों खेती के औजार में काफी परंपरागत होती है, जैसे में लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी। इसमें दोस्तों जमीन की जुताई जो है वो गहराई से नहीं हो पाती है। इसमें जैसे तैसे बीज बो दिए जाते हैं और फसल पकने पर काट दिया जाता है। इसमें जो है प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या होती है, जैसे तैसे हुआ खेत को जोत दिया गया, उसके बाद दोस्तों इसमें क्या किया गया, बीज बो दिया गया, सिर्फ फसल पकने पर इसको काट लिया जाता है। उसके कृषि में आधुनिक तकनीक के निवेश का अभाव होता है, इसलिए उपज भी कम होती है। जैसे आप लोगों के गांव के आसपास अगर देखिएगा तो अधिकतर अभी भी हम लोगों का प्रारंभिक जीविका कृषि ही चल रही है। बहुत सारे फैमिली जो है अभी भी प्रारंभिक जीविका कृषि कर रहे हैं, वो भी अभी भी परंपरागत तरीके से कृषि कर रहे हैं। जैसे खेत जोतने के लिए जाएंगे तो वो हल लेके जाएंगे और जो है जुताई जो है वो हल के द्वारा करेंगे, बीज को ऐसे तैसे रोप देंगे और फसल भी कटाई जो है अपने हाथों से करेंगे। तो ये सभी जो आती है ये हमारे प्रारंभिक जीविका कृषि की तरह आती है और ये एक पुराने तरीके की खेती है। किस प्रकार की, एक पुराने तरीके की खेती है। इस तकनीक में किसका अभाव था, इसमें आधुनिक तकनीक का अभाव होता है, इसलिए क्या होती है, उपज कम होती है। प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या होती है, आधुनिक तकनीक का अभाव होता है। उसके दोस्तों इस खेती को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किस प्रकार, देश के अलग अलग भागों में इस खेती को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे उत्तरी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। कैसे नाम से, झूम के नाम से, जिसको आप लोग झूम खेती का नाम सुने होंगे, आज यहाँ के कल वहां के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूम खेती। तो उत्तरी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। उसके दोस्तों मणिपुर में से पामुल तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। उत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहता है इसको, तो झूम कहा जाता है। मणिपुर में से पामुल कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा कहा जाता है। आप ये सभी नाम झूम, पामुल और ये जो है दीपा, ये तीनों को याद कर लेंगे। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका अंतर इंपॉर्टेंट वो है पामुल। आपको ऑप्शन दे देगा कि प्रारंभिक जीविका कृषि को मणिपुर में का क्या कहा जाता है, तो प्रारंभिक जीविका कृषि को मणिपुर में पामुल कहा जाता है। अब हम लोग अपने सेकंड देखेंगे, गहन जीविका कृषि किसको बोलते हैं। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे और क्या समझेंगे, गहन जीविका कृषि क्या कहते हैं। इसे दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि आज शुरुआत में क्लास को बता दिया गया कि अगर आप आज की क्लास को अटेंड करते हैं तो आप क्लास को पूरा अटेंड करेंगे क्योंकि ये क्लास आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। तो गहन जीविका कृषि हम लोग क्या बोलेंगे, आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को देखेंगे जिसमें हम लोग फसल के प्रकार सभी आज ही की क्लास में देखेंगे। तो गहन जीविका कृषि हम लोग किसको बोलते हैं, गहन जीविका कृषि। तो ये कृषि देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है। ये कृषि कहाँ की जाती है, देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। यहाँ क्या है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है और वहाँ इस प्रकार की कृषि की पद्धति को अपनाया जाता है। कहाँ पर अपनाया जाता है इस कृषि को, जहाँ जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, मतलब दोस्तों जहाँ जनसंख्या अधिक है और भूमि कम है खेती योग्य, वहाँ जो है गहन जीविका कृषि अपनाई जाती है। इसमें क्या होती है, इसमें श्रम की अधिकता होती है और इसमें परंपरागत कृषि तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें किस प्रकार की कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है, तो परंपरागत कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उसमें दोस्तों परंपरागत कृषि कौशल्य भी भरपूर उपयोग किया जाता है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए यहाँ परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव एवं मौसम संबंधित भी अनेक प्रकार के ज्ञान इसमें दिए जाते हैं। और दोस्तों जनसंख्या बढ़ने पर जोतों का आकार काफी छोटा हो गया है, तो इसमें दोस्तों वैकल्पिक रोजगार के अभाव में जरूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार का कृषि संलग्न है और इस तरह में छिपी बेरोजगारी का स्वरूप प्रस्तुत करती है। ये किस प्रकार की स्वरूप प्रस्तुत करती है गहन जीविका, तो ये छिपी बेरोजगारी का प्रस्तुत करती है। कौन से गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि में क्या होता है, तो ये देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है। यहाँ भूमि की जनसंख्या का दबाव अधिक है और यहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसके दोस्तों इस कृषि में प्राधानता जो है प्रायः जो है धान की खेती की जाती है। इस खेती में प्रायः क्या की जाती है, धान की खेती की जाती है और जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है यहाँ पर
उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए करना पड़ता है। जनसंख्या अधिक होने के लिए यहाँ उत्पादन भी किस लिए किया जाता है, तो अधिक जनसंख्या के लिए करना पड़ता है। इसलिए किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है। इसलिए किसानों के पास क्या रहता है, व्यापार के लिए एक बहुत कम उत्पादन रहता है। इसलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। किसको, गहन कृषि को। तो गहन कृषि में पहले प्रधानतः किस प्रकार की खेती की जाती है, तो धान की खेती की जाती है। और जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए करना पड़ता है। किसलिए, उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए करना पड़ता है। इसलिए किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है। अब हम लोग समझते हैं इसको दोस्तों, इसका गहन जीविका कृषि का दूसरा नाम है इसको दोस्तों जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसको हम लोग जिंदगी चलाना कहते हैं। उसी प्रकार की कृषि को हम लोग गहन कृषि कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने व्यापारिक कृषि की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अब हम लोग नेक्स्ट क्या समझेंगे, तो नेक्स्ट समझेंगे व्यापारिक कृषि हम लोग किसको कहते हैं। तो दोस्तों व्यापारिक कृषि क्या टॉपिक हमारा, व्यापारिक कृषि हम लोग किसको बोलेंगे। तो इसमें दोस्तों फसलें जो है व्यापार के लिए अपनाई जाती है। किस लिए, इसमें जो फसल होती है वो एक व्यापार के लिए अपनाई जाती है। उसके दोस्तों इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश होता है। इसमें क्या होती है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके दोस्तों आधुनिक कृषि तकनीक का भी निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। व्यापारिक कृषि में क्या होता है, इसमें अपनी तरह की पूंजी अपनाई जाती है और ये कृषि जो है एक व्यापार के लिए की जाती है। उसके बाद इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आधुनिक कृषि तकनीक का आवश्यक निवेश होता है। इसलिए किसान जो है लगाई गई पूंजी से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। इस पद्धति को कब अपनाया गया, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापारिक रूप से पंजाब और हरियाणा में अभी भी जो है व्यापारिक कृषि की जाती है। मैं आप लोगों को क्लास के अंत में बताऊंगा कि हरित क्रांति किसको कहते हैं। तो हरित क्रांति के पूरे डिटेल में हम लोग क्लास के अंत में अभी चर्चा करेंगे कि हरित क्रांति क्या थी, कैसे आया, ये क्या होती है, इस सब के विषय में हम लोग क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ सिर्फ समझे कि इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापारिक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब एवं हरियाणा में किस प्रकार की खेती की जाती है, कृषि की जाती है, तो पंजाब एवं हरियाणा में व्यापारिक कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है। उसके दोस्तों रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि। रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। और भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि जो है रोपण फसलें। क्या सब रोपण फसलें भारत में, तो भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि जो है एक प्रकार की रोपण फसलें हैं। इसको हम लोग चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला जो है इसको हम लोग दोस्तों खाने के साथ साथ बेचने के लिए भी अपनाते हैं। तो इसको हम लोग व्यापारिक तौर पर पैदा करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग व्यापारिक कृषि के रूप में रखते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट अब हम लोग जो समझेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसल प्रारूप। क्या है, फसल प्रारूप। ये हम लोगों का आज का नेक्स्ट टॉपिक है कि फसल प्रारूप क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को पहले पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे क्लास को रेगुलर अटेंड करते हैं तो फिर आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों जो है आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको तक के भी हमारे इस क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि वो सब भी अपनी पढ़ाई जो है हमारे चैनल से अच्छी तरीके से कर सके और जो है उसकी पढ़ाई अच्छे रूप से हो सके। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जगह से हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, अपने ग्रुप में बहुत जगह शेयर करते हैं, तो फिर जो है वो सभी तक इस वीडियो पहुंच जाती है, साथ में उस तक भी इसकी नॉलेज पहुंच जाती है। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो है फसल प्रारूप। अब हम लोग जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, फसल प्रारूप किसको कहते हैं। तो फसल प्रारूप, पहले इसका कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। भारत में जो है भौतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। भौतिक विविधता किसको जन्म देती है, तो सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है।
यहाँ विविधता, यहाँ पाए जाने वाले फसलें, यहाँ विविधता जो है यहाँ पाई जाने वाली फसलें उनके प्रारूप पद्धतियों से प्रचलित है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें जैसे दलहन, तिलहन, पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल सब्जियां आदि उपजाई जाती है। उसके बाद जो है यहाँ भारत में ऋतु संबंधित 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। कितनी प्रकार की? यहाँ ऋतु से संबंधित 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। पहला उपजाई जाती है वो है रबी फसल। पहला क्या उपजाई जाती है? तो रबी फसल। दूसरा हमारा है खरीफ फसल। दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा है खरीफ फसल। इसका थर्ड हमारा है जायद, जिसको हम लोग गर्मा फसल बोलते हैं। तो भारत में जो है ऋतु संबंधित कितनी प्रकार की फसलें अपनाई जाती है? तो ऋतु संबंधित भारत में 3 प्रकार की समूह पाई जाती है जो उपजाए जाते हैं। इसमें पहला आता है रबी फसल, दूसरा हमारा आता है खरीफ फसल, तीसरा आता है हमारा जायद। तो हम तीनों को अब लोग एक एक करके समझते हैं। रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, उसका जायद क्या है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं रबी फसल हम लोग किसको बोलते हैं। तो रबी फसल, अब हमारा आज का पहला टॉपिक है रबी फसल हम लोग किसको बोलते हैं। तो फसल प्रारूप कितने प्रकार के हो गए भारत में? तो फसल प्रारूप जो है भारत में 3 प्रकार के हो गए। पहला रबी फसल, दूसरा हमारा है खरीफ फसल और तीसरा हमारा है जायद। तो हम लोग पहले रबी फसल को हम लोग समझते हैं। तो रबी फसल दोस्तों, रबी फसल जो है जाड़े मतलब शीत ऋतु के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? रबी फसल जो है जाड़े मतलब शीत ऋतु के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। उसके बाद तो इसकी कटाई जो है ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसको कब काटा जाता है? तो अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। आप लोग इसके दिन को अच्छे से याद रखेंगे। कौन से फसल रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, रबी फसल की बुआई कब होती है, रबी फसल की कटाई के मतलब जो फसल कब बोया जाता है, फसल कब कटाई की जाती है और प्रमुख फसलें उसके क्या हैं। आप इस तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इस तीनों से आपका 3 ऑब्जेक्टिव बनता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला अगर आपसे पूछा रबी फसल कब बोया जाता है, तो रबी फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और इसकी कटाई जो है अप्रैल से जून के मध्य किया जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, रबी फसल जाड़े इट मींस दोस्तों शीत ऋतु के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और इसकी कटाई जो है अप्रैल से जून के मध्य की जाती है। कब से? अप्रैल से जून के मध्य इसकी कटाई जो है की जाती है। उसके दोस्तों रबी फसल की जो प्रमुख फसलें हैं, पहला हमारा गेहूं, दूसरा हमारा है जौ, तीसरा हमारा है चना, चौथा हमारा मटर, पांचवा हमारा दोस्तों मसूर, छठा हमारा सरसों आदि जो है ये सभी हमारे रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं। अगर आपसे पूछा कि रबी फसल कब बोया जाता है, तो रबी फसल जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ये ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसको काटा जाता है। क्योंकि दोस्तों रबी फसल की खेती देश के विभिन्न भागों में, विस्तृत भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसके विशेष राज्य हैं। तो ये सब हमारा हो गया रबी फसल का। तो फिर से आप लोग जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग इसको याद रख लेंगे कि रबी फसल जो है हमारे अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और इसकी कटाई जो है अप्रैल से जून के मध्य की जाती है। उसके प्रमुख फसलें क्या सब हो गए? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि जो है रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वो है खरीफ फसल। अब हम लोग किसको समझेंगे? अब हम लोग खरीफ फसल को समझते हैं कि खरीफ फसल हम लोग किसको बोलते हैं। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल जो है हमारे जो है ये बारिश वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इसको काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? जून जुलाई में इसको बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इसको काट ली जाती है खरीफ फसल को। खरीफ फसल बोने का समय कब है? तो खरीफ फसल बोने का समय है वर्षा ऋतु में। ये कब बोई जाती है? तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल की कटाई कर ली जाती है। उसके दोस्तों खरीफ फसल के प्रमुख
तो इसमें जो दोस्तों जो है सबसे प्रमुख रूप से जो उपजाई जाती है वो है धान। खरीफ फसल में सबसे प्रमुख रूप से क्या उपजाई जाती है, तो खरीफ फसल में सबसे प्रमुख रूप से जो उपजाई जाने वाले पदार्थ है वो है हमारा धान। अब हम लोग खरीफ फसल के अन्य फसलें जानते हैं, तो मकई हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, उड़द, कपास, सोयाबीन, तिल, जूट, मूंगफली, ये सब जो है हमारी एक खरीफ फसल है। ये सब क्या है, ये सब प्रमुख फसलें हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल भारत में कब बोई जाती है, तो भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उसके से प्रमुख रूप से धान उपजाई जाती है और इसके अन्य प्रमुख जो फसलें वो है मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, सोयाबीन, तिल, जूट, मूंगफली, ये सब हमारे जो है ये सभी खरीफ फसल के एक प्रमुख उपजाऊ है। अब हम लोग थर्ड समझेंगे जायद। थर्ड हम लोग क्या समझेंगे, जायद। देखिए इसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा, जो चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय प्रदेश में होती है। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप लोग लिख ले कि चावल की खेती मुख्य रूप से, आप लोग हेडिंग लेके लिखेंगे, चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय क्षेत्र पे की जाती है। फिर से अगर रिपीट कर देता हूं, चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय क्षेत्र में होती है। आप लोग इतना लिख लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों जो हरियाणा और पंजाब में भी अच्छी किस्म की बासमती चावल जो है उपजाई जाती है। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की जो है तीनों फसलें उपजाई जाती है, जैसे में औस, अमन और बेरो नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए कि चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो चावल की खेती आप लोग समझ गए। उसका दोस्तों आजकल जो है हरियाणा और पंजाब में भी चावल की अच्छी किस्म की खेती हो रही है। अब हम लोग जो है थर्ड है वो हम लोग जायद समझेंगे। थर्ड हम लोग क्या समझेंगे, जायद फसल किसको कहते हैं। तो इसकी दोस्तों परिभाषा है, खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में फसल उगाई जाती है। कब उपजाई जाती है, खरीफ और रबी फसल के बीच में उपजाई जाती है। कब, ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको जायद या गर्मा फसल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जायद या गर्मा फसल भी हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और इसकी कटाई जो है मई जून में कर ली जाती है। इसकी जायद फसल कब बोई जाती है, तो जायद फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में इसकी कटाई कर ली जाती है। कब बोई जाती है, ये जो है आपको मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में इसकी कटाई कर ली जाती है। तो खरीफ और रबी फसल ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। इसको दूसरा नाम जायद और गर्मा है। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और इसकी कटाई जो है मई जून में की जाती है। इसमें दोस्तों उपजाई जाने वाली जो प्रमुख फसल है वो मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों में दोस्तों खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, खरबूज, तरबूजा इत्यादि महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो है धान भी उपजाई जाती है गर्मी में। तो फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, खरीफ फसल जून जुलाई से बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसका समय वर्षा ऋतु है। उसका दोस्तों रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी जो है शीत ऋतु में ये बोई जाती है। उसके बाद जायद जो है ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मतलब रबी फसल कटने के बाद इसको बोया जाता है और खरीफ फसल बोने से पहले इसको काट लिया जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट समझेंगे वो है आपको हरित क्रांति। क्या समझेंगे अब हम लोग समझेंगे हरित क्रांति। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हरित क्रांति आप लोगों को बाद में समझा दूंगा, लेकिन दोस्तों हरित क्रांति से पहले हम लोग देख लेते हैं भारत में जो है फसली प्रारूप की प्रमुख विशेषता है 100 सेंटीमीटर के समवर्षा वाले रेखा देश को 2 बड़े कृषि क्षेत्रों में बांटती है। कैसे,
100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा होती है, मतलब दोस्तों 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होती है उसको दोस्तों अलग क्षेत्र में रखा जाता है, और 100 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है उसको अलग क्षेत्रों में रखा जाता है। तो भारत में दोस्तों फसलों के प्रारूप की प्रमुख विशेषता है, ये 100 सेंटीमीटर की समवर्षा वाले रेखा देश के दो बड़ी कृषि क्षेत्र में बांटती है। पहला हमारा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से चावल उपजाई जाती है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गेहूं उपजाई जाती है। तो आप लोग इसको समझ लिए कि जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वह प्रमुख रूप से चावल उपजाया जाएगा, और जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र रहेंगे वहां प्रमुख रूप से गेहूं उपजाया जाएगा। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे वो है हरित क्रांति। क्या समझेंगे? हरित क्रांति हम लोग किसको बोलते हैं? ये आपके क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हरित क्रांति ये आप लोगों को किताब में पढ़ने के लिए है कि नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं हरित क्रांति समझा देता हूं, क्योंकि ये एक दो बार जो है आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरित क्रांति को परिभाषित करें और हरित क्रांति को लिखे। तो पहले आज का क्लास आप लोगों का थोड़ा और 5 मिनट एक्स्ट्रा चल सकता है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी 5 मिनट को भी अटेंड कर लेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने स्टूडेंट क्लास को किए हैं सब ये अंत तक भी हमारे साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अभी तक जितने भी स्टूडेंट क्लास को अटेंड किए हैं वो सभी अपना अटेंडेंस बना दे, ताकि मैं उन लोगों का अटेंडेंस ले लूं। इसके बाद मैं एक बार फिर अटेंडेंस लूंगा तो दोनों मैच होगा। तो अभी जितने भी स्टूडेंट क्लास को कर रहे हैं तो वो अपना अटेंडेंस बना देंगे, और साथ में दोस्तों जो है आप लोगों का अभी 8:28 हो रहा होगा, तो आप 8:28 का हमको स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे जितने स्टूडेंट क्लास को कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दिया जाए। हम लोग इसमें आज का भी पीडीएफ देंगे और कल का भी पीडीएफ आप लोगों को दोनों आज साथ में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी अपना अटेंडेंस बनाएं। हम तत्काल अपने क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और हम लोग समझते हैं हरित क्रांति क्या है। अभी कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ पे नहीं मिले, मिल भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, मिल भी सकता है, अगर नहीं भी मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस क्लास को अटेंड करके ही जाएंगे। तो हरित क्रांति हम लोग किसको बोलते हैं? तो भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुई थी। कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1967-68 में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग, इसको जाता है हरित क्रांति के शुरुआत का। तो हरित क्रांति भारत में कब शुरुआत हुई थी? 1967-68 ईस्वी में। आप लोग इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। ये आपका एक इंपॉर्टेंट जीके का भी क्वेश्चन बनता है, जो आपके जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इसको प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाता है। उसके दोस्तों लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना था। भारत में किसको इसका जनक माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। इसको हम लोग एम.एस. लिखेंगे शॉर्ट में, इसको लिखेंगे क्या? एम.एस. नाथन। इसको हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन, तो इसका अंग्रेजी होगा एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक को किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। कितने स्टूडेंट जानते भी होंगे, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आज पहली बार पढ़ रहे होंगे? तो सभी के लिए एक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी में हुई थी, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति का अभिप्राय जो है देश में संचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों का उपयोग फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति का दोस्तों मेन कारण क्या था हरित क्रांति का? तो कृषि में आधुनिक बीजों का उपयोग करना, जिसको हम लोग हाइब्रिड बीज बोलते हैं, उसका प्रयोग करना, कृषि के लिए आधुनिक यंत्र का प्रयोग करना, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करना,
ये सभी हरित क्रांति के कारण में आ जाते हैं। तो हरित क्रांति का यही सब मेन कारण था, आप लोग लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा तो। उन्नत तरह के बीजों का उपयोग करना, अधिक उपज देना, अधिक उपज देने वाले संकर और बोने बीजों का उपयोग करना, जिसको हाइब्रिड बीज बोलते हैं, इस समूह का प्रयोग करना। उसका वैज्ञानिक तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। अब हरित क्रांति की आवश्यक शर्तें को हम लोग समझते हैं। तो हरित क्रांति की आवश्यक शर्तें, नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, जिसको हम लोग HY जिसको अंग्रेजी हो गया आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिड, जिसको आप लोग सुनते होंगे हाइब्रिड बीज, तो इसी का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV सीड। तो नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज का उपयोग करना, जैसे आजकल जो है हाइब्रिड बीज का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। उसका सिंचाई का साधन, दोस्तों रासायनिक कीटनाशक और दवाइयां। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि अगर किसी चीज का अच्छी होती है तो उसकी कुछ डिमेरिट भी होता है। जिसको दोस्तों कोई चीज अगर वो जितनी अच्छी है वो एक उतनी ही बुरी भी कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ जो है हरित क्रांति आई, हरित क्रांति से हमारा भोजन का उत्पादन बढ़ा, हमारा उपज बढ़ा, हम अधिक से अधिक फसल उपजाने लगे, ये सब हमारे हरित क्रांति के कारण हुए। लेकिन हरित क्रांति का एक ड्रॉबैक है कि इन सबों के फलस्वरूप जो है पर्यावरणीय समस्या उभर के सामने आ गई। क्या हो गई? पर्यावरणीय समस्या सामने आ गई। जैसे दोस्तों भूमि हमारा बंजर पड़ने लगा, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी, अधिक से अधिक कीटनाशक का उपयोग करने लगे। तो ये सब जो है हमारे हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है एक पर्यावरणीय जो है समस्या थी वो उभर के हमारे सामने आ रही। तो जैसे कुछ आप लोगों को पता है कि अगर कुछ चीज हमारे लिए बेनिफिट है तो उसका कुछ हमारे लिए नुकसान भी होता है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और दूसरा बुराई। तो हरित क्रांति की भी अच्छाई है कि इससे हमें कम लागत में अच्छे से अच्छे बीज प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे आमदनी प्राप्त हो रही है। लेकिन इसके डिमेरिट है कि हमारा जो भूमि है ये खत्म हो रहा है, इससे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों हम लोग अपने क्लास को आज का यही एंड रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सभी स्टूडेंट के लिए। और जितने स्टूडेंट क्लास को अंत तक किए हैं वो सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये सभी आप लोगों के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था और ये सभी क्वेश्चन आप ही के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने स्टूडेंट 8-28 में अपना अटेंडेंस बनाए थे वो सभी हमको 8-28 का लेके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। मैं इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। इन सभी का जितने स्टूडेंट अभी तक क्लास किए हैं उन सभी का पीडीएफ मैं आप सभी को, मतलब तो हम दोनों दिन का पीडीएफ आप लोगों को आपके ग्रुप में, तो ग्रुप में नहीं, आप लोग हमें पर्सनली नंबर पर मैसेज करेंगे, जो हमारा नंबर है 9572222339। इस पर आप लोग हमें मैसेज करेंगे, चाहे हमारे ग्रुप में, मेरा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया कि आप वहां से भी जाकर देख के हमको मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको बता दो कल हमारा 2 क्लास होगा, जिसमें हम लोग 4 PM में जो है दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग 4 PM जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। और दूसरा हमारा शाम में जैसे चलता है 8 PM में वैसा क्लास चलेगा। तो मिलते हैं कल के 4 PM की क्लास में, तब तक के लिए बाय।